हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र सर। चलिए उनसे अपडेट लेते हैं। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सर, आज आप सचिवालय गए थे और भी बहुत सारे प्रश्न है, जैसे मैं केस से संबंधित भी अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। बहुत मतलब जो भी अभ्यर्थी हैं बहुत भयभीत हैं कि क्या कुछ हो गया, क्या कुछ होगा। इससे संबंधित प्रश्न भी अभ्यर्थियों के हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपडेट लेंगे आपसे सचिवालय से संबंधित। आज आप सचिवालय गए थे, तो विस्तार पूर्वक बताइए कि सचिवालय गए थे तो किन प्रश्नों को आपने रखा और क्या क्या हुआ वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहली बात है कि आप जानते हैं कि बिहार भर से भिन्न भिन्न समस्याओं को लेकर के कॉल आते रहते हैं और हर अभ्यर्थी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं नोट आउट करते रहता हूं। और जब कुछ प्रश्न हो जाते हैं, 10, 20, 50 प्रश्न हो जाते हैं, उसके बाद उनको एक रिटर्न बना करके और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के पास मिलने के लिए जाता हूं। आज भी मैं भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों की जो समस्याएं थी, लगातार कॉल से कांटेक्ट हो रहे थे। अपनी अपनी समस्याएं जो बता रही थी, खासतौर से महिलाएं बता रही थी, उन सारी समस्याओं को एक लिखित बना करके आज प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से मिलने गए थे। करीब करीब हम लोग 8-10 हम लोग के जो सीनियर जो पदाधिकारी हैं और सभी लोग गए थे और आज अच्छा भी लगा कि सभी लोग बहुत दिनों के बाद एक साथ हम लोग प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से मिलने के लिए गए। उसमें कुछ समस्याएं थी, उसमें जो जो मुख्य रूप से जो समस्याएं थी उनको नोट आउट करके और रखा गया एक एक करके। सबसे बड़ी समस्या जो अभी हम लोग के सामने खड़ी है वो है काउंसलिंग को लेकर के। काफी कॉल आ रहे हैं कि काउंसलिंग जो है, जो भिन्न भिन्न जिलों में जहां पर आवेदन ज्यादा पड़े हैं और वहां पर काफी भीड़ है, सीट ज्यादा है तो भीड़ भी काफी है, तो वहां पर काउंसलिंग की प्रक्रिया इस तरह से किया जाए ताकि सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी हो जाए और उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। तो इन सारे मुख्य रूप से जो आज का जो हम लोग प्रश्न था, पहला प्रश्न यही था कि काउंसलिंग जो सर जिस जिला में ज्यादा से ज्यादा प्रखंड है, जहां पर आवेदन ज्यादा पड़े हैं, वहां पर एक दिन नहीं 2 दिन काउंसलिंग किया जाए और 6 to 8 और 1 से 5 का भी 2 दिन काउंसलिंग किया जाए। और जो काउंसलिंग का जो सेंटर हो वो जिला मुख्यालय में हो और एक ही जगह उसका सेंटर हो। तो इस तरह के खासतौर से जो मधुबनी जिला है, अररिया है या दरभंगा है, नालंदा है और भी जो जिले जहां पर बड़े जिले हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रखंड की संख्या है, आवेदन वहां ज्यादा गिरे हैं, तो वहां पर 1 से 2 दिन का समय दिया गया, कहा गया, ये डिमांड रखा गया कि सर 2 दिन कम से कम 6 to 8 का, 2 दिन 1 से 5 का रखा जाए ताकि अभ्यर्थी आराम से अपनी काउंसलिंग करा ले और उनको कोई असुविधा नहीं हो। तो इस बात को सभी लोगों ने चूंकि सपोर्ट किया, वहां पर जो भी लोग गए थे सभी लोग को सपोर्ट किए और इस समस्या को उन्होंने अपनी डायरी में नोट आउट किया, जो उनका पर्सनल डायरी है उस पर नोट आउट करके उन्होंने कहा कि बिल्कुल चलिए ठीक है, इस बात को हमने मान के चलिए कि इस बात को हमने कर दिया, आश्वासन दिया कि हम इस काम को कर देंगे। दूसरी समस्या जो हम लोगों के सामने एक बहुत विकट समस्या आकर खड़ी हो गई थी, चूंकि वो दिव्यांग को लेकर के, जहां जैसे सभी जगह तो नहीं लेकिन कुछ जगह, जैसे जहानाबाद की मैं बात करना चाहूंगा। जहानाबाद में जो 25 जून तक लास्ट डेट था इन लोग आवेदन करने का, तो वहां पर हुआ क्या था कि 25 जून तक रोस्टर क्लियर नहीं किया गया था और इस बात की जो है वहां के जो भी डीओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या डीएम हैं, उनसे लगातार संपर्क किया गया और कहा भी गया, रिक्वेस्ट भी किया गया कि सर वहां का रोस्टर क्लियर नहीं है, किस ब्लॉक में, कहां पंचायत में, किस पंचायत में आवेदन दिव्यांग करेंगे, जहां का रोस्टर क्लियर नहीं है कि दिव्यांग को कहां पर कौन सा सीट दिया गया है या किस कैटेगरी में दिया गया है, पंचायत में कहां दिया गया है, ब्लॉक में कहां दिया गया है। तो आवेदन तो ले लिया गया, आवेदन 25 जून तक ले लिया गया,
तो लगातार ये सवाल उठ रहे थे और हमें भी, चूंकि वहाँ के जो अभिषेक जी हैं और जो बिहार के जो महासचिव हैं, दृष्टि विकलांग के जो महासचिव विनय कुमार जी हैं, उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में थे। उन लोगों के द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया कि सर इसको क्लियर कराया जाए, बिना क्लियर कराए हुए काफी दिक्कत होगी, तो हम लोग इस पर काम किए और इस पर एक आवेदन बना करके भी और पूरा रोस्टर हम निकाल करके, प्रिंट आउट निकाल करके हम ले करके गए थे। तो उसमें हुआ क्या था कि जब लगातार डीएम साहब से जो संपर्क किया गया इधर फिलहाल एक सप्ताह के अंदर में, तो 19/7 को यानी 19 जुलाई को, जो पिछले 19 जुलाई को 19/7/2021 को डीएम साहब के निर्देशानुसार डीओ साहब ने, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक रोस्टर, क्लियर रोस्टर करके उसको निकाला है। तो उस रोस्टर को भी हम लोग प्रिंट आउट करके ले गए। तो उसमें हमने देखा कि उसमें सीट इन लोगों को दिया गया है, लेकिन दिव्यांग का कहना था कि सर सीट तो दिया गया, ठीक है, दिया गया है, ब्लॉक वाइज या पंचायत वाइज दे दिया गया, सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है, ठीक है, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि 25 जून के पहले अगर हम लोग को मिल जाता तो हम लोग उसी अनुसार आवेदन करते, लेकिन चूंकि हम तो आवेदन कर चुके हैं, तो अब हमें एक दिक्कत हो रही है कि जहां पर हमने आवेदन कर दिया वहां सीट ही नहीं है। उल्लासगंज काको है, वहां पर कुछ कैटेगरी का सीट नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में या और भी सब्जेक्ट में। तो उनका का नाम था कि ऐसा किया जाए कि कम से कम, और सब जिला में तो क्लियर है, मोटा मोटी सब जिला में क्लियर है, लेकिन जहानाबाद को लेकर के थोड़ा सा समस्या आ रही थी। तो उनका का नाम था दिव्यांग का कि इसको ऐसा किया जाए कि इसको एक जगह ही हम लोगों को, जितने भी जहानाबाद जिले के अंतर्गत प्रखंड या पंचायत है, उनको सेंट्रलाइज कर दिया जाए और वहां सेंट्रलाइज करके हम लोगों को काउंसलिंग करा लिया जाए। जो भी सीट हमारे पक्ष में जो दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, उतना ही सीट की हम मांग कर रहे हैं, हम ज्यादा सीट की मांग नहीं कर रहे हैं। उस सीट पर हम लोग को सेंट्रलाइज करके और कर दिया जाए, ताकि कुछ ब्लॉक में हमने आवेदन कर दिया, वहां सीटें नहीं है, तो मान लीजिए अल्टरनेट करके जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में एडजस्टमेंट करके हम लोगों को काउंसलिंग, जितना सीट आपने दिया उतना ही सीट मांगेंगे, उतने सीट पर कर दिया जाए। इस पर दिव्यांग के जो भी पदाधिकारी थे, विनय कुमार जी थे या अभिषेक जी थे, लोग तैयार हो गए और इसी बात को लेकर के हम लिखित बना करके वहां गए थे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जहानाबाद की जो मैटर मुझे संज्ञान में है और ये आवेदन लेने की जरूरत नहीं है, आपने जो कुछ भी लिखा है मैं बिल्कुल, चूंकि दिव्यांग वाले भी हमारे पास आए थे, दोपहर में आए थे मिलने के लिए, उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया और मैंने उसको नोट आउट किया है। और केवल जहानाबाद की बात नहीं है, बहुत से ऐसे जिले, जिसे उन्होंने कहा कि कुछ सिवान है, कुछ और भी जिला का नाम बताया जहां पर उनको जानकारी नहीं है। तो चूंकि हमको पता है बिहार में कहां पर रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं उनसे कहा कि सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सर उसको रोस्टर क्लियर कर दीजिए, दिव्यांग भाई को भी दिक्कत नहीं हो और सामान्य अभ्यर्थी हो उनको भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि इसमें होता क्या है कि सामान्य अभ्यर्थी को भी दिक्कत है, अब उनको पता ही नहीं कि जो सीट में मान ली कि मेरा नंबर 1 पर है वो किसका सीट है। अगर मान ली कि दिव्यांग का है तो वहां नहीं जाएंगे वो, तो उसमें अगर वो चले जाते हैं और वहां पर जो पहले दिव्यांग का ही काउंसलिंग होगा, वो सीट चला जाता है दिव्यांग, तो वो लड़का तो 1 नंबर पर है, तो उसका तो जीवन बर्बाद हो गया। तो इसलिए हमने कहा कि सब पूरे बिहार में जहां कहीं भी रोस्टर में दिक्कत आया उसको क्लियर करवाइए सर। रोस्टर क्लियर हो जाएगा तो दिव्यांग भाई को भी दिक्कत नहीं होगी, सामान्य अभ्यर्थी को भी दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पॉइंट आउट, इसको हमने नोट कर लिया है और अपने डायरी में नोट किया और बोला कि समस्या का समाधान हम कर देंगे, आप घबराइए नहीं, ये मेरे संज्ञान में है। फिर बहुत सी समस्या थी और भी, जहां जहां पर काउंसलिंग के दरमियान जो दिक्कतें हुई हैं, जहां पर मतलब बहुत जगह धांधली हुआ है, जहां पर कहीं पर नाम किसी और का काम किसी और का हो गया, तो उनका क्या नाम है, मैं जहानाबाद के एक घोसी प्रखंड की जो बात मैंने, और वहां पर एक उबेर पंचायत में एक समस्या आई है सामने, क्योंकि वो समस्या ये आई है कि वो कैंडिडेट वहां गए ही नहीं थे और उनके जगह पर दूसरा काउंसलिंग करा। ये बात मैंने उनसे भी कहा कि इस तरह का बात सर यहाँ पर आया है, तो बोले कौन जिला का मैटर, हम कहे कि जहानाबाद में घोसी प्रखंड के अंतर्गत कोई उबेर पंचायत है, वहां पर की समस्या आई है कि कैंडिडेट की जगह पर दूसरा कैंडिडेट काउंसलिंग करा लिया, अपना साइन करा करके, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह नाम पिता का नाम सेम है, लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट को है वो दूसरे का नाम लेकर के और वो काउंसलिंग करा लिया, तो ये तो गलत है। उन्होंने कहा कि सारी चीज आप पूरा एप्लीकेशन लिख करके और उसको वहां का बीओ, वहां का डीओ और वहां का डीएम तीनों से आप
उस आवेदन को रिसीविंग करा करके आप मेरे पास लाइए, मैं वहां को रद्द करूंगा। तो अब इसको जो इन समस्या से पीड़ित है वो मतलब कोई दूसरा नहीं है, मेरे ही रिलेशन में है, लेकिन चूंकि मैं उनको गाइडलाइन नहीं दे पाया, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि कंप्लेन हो तो वहां का बीडीओ, वहां का जो डीओ है और वहां का डीएम है, वहां का आवेदन लिख करके सारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपना फोटोकॉपी करा कर लगा करके, और जो काउंसलिंग का जो चयन सूची है उसका फोटोकॉपी लगा करके फॉरवर्डिंग करा करके, और वहां पर माननीय जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के कार्यालय में जब दिया जाएगा तो वो उबेर पंचायत का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और उसको फिर से अगर दोबारा काउंसलिंग किया जाएगा तो वहां मौका मिल सकता है। तो इस तरह की चीजें हमने बहुत सी बातों पर चर्चा हुई। फिर हम लोगों ने भिन्न भिन्न समस्या को लेकर के, और कुछ बांका में हुआ है, कुछ एक ही 2 लड़की जो एक ही सर्टिफिकेट से 2 जगह काउंसलिंग करा ली है, पटना में भी एक मैटर आया है। तो इन सारी जहां जहां पर जो दिक्कत हुई है काउंसलिंग के दरमियान, उन सारी चीजों को रखा गया। उन्होंने कहा कि एक हम आवेदन बना करके, लिस्ट बना करके हमको दीजिए, हम सारा समस्या का समाधान करेंगे और वहां कैंसिल करेंगे। लेकिन जो आप कंप्लेन कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, गलत होगा तो आप ही पर कंप्लेन होगा। तो ये सारा चीज किया गया, और मुझे भी कहा गया है, और खासतौर से और भी हमारे जो साथ में गए थे, हमारे जो भी वरिष्ठतम पदाधिकारी, मुन्नी जी थी, और भी लोग गए थे, बहुत लोग गए थे, ये सुप्रिया जी गई थी। तो इस तरह से बहुत लोग गए थे, और उसमें रंजन यादव भी थे, सुधीर जी भी थे, और भी थे, रोशन झा थे, और भी लोग थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये चीज जो कहा गया कि इसको लिखित एक बना करके लिस्ट बनाकर हमको दीजिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन जिला में किस पंचायत में दिक्कत हुई है, वो सारे को कैंसिल करेंगे और बिल्कुल फ्रेश हम बहाली करवाएंगे वहां पर। तो इस तरह की समस्या थी। फिर इसी में एक मैटर निकल गया कि सर हम लोगों को नियुक्ति पत्र, कुछ लोग गए थे तो उसमें नियुक्ति पत्र की बात हो गई कि माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 15 अगस्त पहले हम स्कूल में आपको भेजेंगे। तो क्या सर हम लोग 15 अगस्त पहले स्कूल में होंगे, जिनका काउंसलिंग जुलाई में हो चुका है? उन्होंने कहा कि चूंकि बिना हम टोटल डॉक्यूमेंट को जो भी आप लोगों ने दिया है, एकेडमिक से लेकर के, प्रशिक्षण से लेकर के, बीटेड सीटेड, उसकी पूरी जांच करवाएंगे, और जांच करवाने के बाद जब क्लियर हो जाएगा सच्चाई क्या है, कहीं पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है, कोई जलसाज सर्टिफिकेट नहीं है, तब हम जाकर के नियुक्ति पत्र आप लोगों को देंगे। उसके लिए उन्होंने टाइम नहीं बताया है कि मतलब इतने, लेकिन ये बोले कि बहुत जल्द करेंगे। और जो आप लोग मन में सोच रहे हैं इतने 15 अगस्त में, तो 15 अगस्त में कैसे हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब टाइम के लिए 1 महीना 2 महीना लग सकता है, ठीक है, लेकिन टाइम उन्होंने परफेक्ट नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफर को लेकर के बातें हुई। कुछ लोगों ने कहा कि जो मान लीजिए कि बहुत दूर दूर जगह पर महिलाओं की हो जा रही है, पुरुष हो जा रहे हैं, तो उनका ट्रांसफर कैसे होगा सर? तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफर होगा, और पहले तो नियुक्ति तो आप लोग ले लीजिए, जब नियुक्ति के बाद में जब इस तरह का मैटर आएगा तो उस समय हम आप लोग के हित में ही काम करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे ताकि आप लोगों को, दूर दराज भी है तो आप लोग अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकते हैं, ट्रांसफर भी होगा। इस पर उन्होंने मुहर लगा दिया है। तो इस तरह के कई तरह की समस्या को लेकर के हम लोग, उसमें एक और समस्या था बीटेट वाले को, सॉरी, जो इंटर से, जो इंटर पास है और जो डीएलएड करके पेपर 1 में अप्लाई किया है, उनका क्या नाम था, उनका भी एक आवेदन गया था कि 45% है सर, तो क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि चूंकि इस प्रक्रिया में तो नहीं हो पाएगा, 45% वाले इंटर जो डीएलएड करके पेपर 1 में अप्लाई किए हैं उनका 45% पर नहीं होगा। लेकिन ये प्रक्रिया, आगे की जो प्रक्रिया होगी, नेक्स्ट प्रक्रिया 7वां चरण होगी, जो उसमें इसको लागू हम करेंगे, लेकिन इस बार इसको हम लागू नहीं करेंगे। इस तरह के बात उन्होंने, ये 45% हुआ। और भी बहुत सा अभ्यर्थी का प्रश्न था कि जो मान ली विकलांग है और दूसरे स्टेट का है तो कौन सा सीट पर फाइट करेगा। तो उस पर उन्होंने बताया कि बिल्कुल जनरल जो ईवार का सीट होगा, या महिला होगी तो ईवार पर जाएगी, और पुरुष होंगे तो ईवार पर, यानी ईवार के सीट पर वो फाइट कर सकते हैं। दूसरे स्टेट के जो दिव्यांग होंगे उनको, जो दिव्यांग की वो जो आरक्षण उनको मिलेगा, लेकिन कैटेगरी एक ही मिलेगा, वो कोई भी कैटेगरी के रहेंगे तो ईवार पर ही जाएंगे, ठीक है। और इस तरह के बहुत तरह के प्रश्न थे। एक प्रश्न नहीं लेकर के मैं जाता हूँ तो 10-20 प्रश्न लेकर के जाता हूँ मैं। और काफी बहुत देर तक बात हुई, 1 घंटा तक हम लोगों ने भिन्न भिन्न
प्रश्न करते रहे, सबका जवाब वो बहुत ही शालीनता के साथ दिए और एक अच्छे पदाधिकारी का गुण उनमें है। मैंने इस बात को महसूस किया क्योंकि वो हर बात का जवाब बहुत शालीनता से, विनम्रता से सुन रहे थे और उसकी तुरंत उसकी बोला कि हम इस काम को करेंगे, ये नहीं कि आपको नहीं करेंगे। सारी बात को नोट आउट किए उन्होंने और तो मुझे लगा कि न एक अच्छे पदाधिकारी का एक बहुत बड़ा अच्छा शैली है। माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय माननीय रंजीत सर में मैं उनका काफी मैं इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और मैं उनका काफी प्रशंसक हूँ। काफी लोग मुझे कहते हैं कि रंजीत सर के आप लगता है कि आप चमचागिरी करते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन हमसे करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है एक पदाधिकारी का जो गुण होना चाहिए उनमें है। ये बेशक इसको हम स्वीकार करते हैं और मैं उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि वो हम लोग की समस्या को सुनते हैं और तुरंत उस पर क्विक एक्शन लेते हैं। तो इस तरह का हमें पदाधिकारी चाहिए। आज के युग में तो कोई मिलना नहीं चाहता है और उतना देर तक बात करेगा, 2 मिनट 1 मिनट बात नहीं करना चाहता लोग, जाओ हो गया ठीक है जाओ हम समझ लेंगे। लेकिन उन्होंने सारी बात को सुनने के बाद उस पर एक्शन लेकर के नोट आउट करना, उसको फिर से रियलाइज करना, अपने अपने जो कर्मचारी उनको बुलाकर कहना कि इसको देखो, ये कहाँ नहीं देखे, यहाँ पर कहाँ क्यों मामला फंसा हुआ, इसको देखिए, इसको क्यों नहीं किए। इस तरह का जो उन्होंने काम किया मैं काफी उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा। और जब भी मैं जाता हूँ तो काफी वो शालीनता के साथ जो भी जवाब देते हैं, उनके व्यवहार में कहीं पर भी रुखापन नहीं है, बहुत शालीनता के साथ वो अपना परिचय भी हम लोग के साथ रखते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज है। चलिए ठीक है, कोई ये था पूरा अपडेट। लेकिन कुछ प्रश्न मेरे भी हैं सर, तो हम चाहेंगे कि पहला प्रश्न जो है वो आपका कोर्ट से संबंधित है। बहुत ज्यादा अभ्यर्थी भयभीत है, इसके हम बताइए कि क्या कुछ है ये। देखिए कोर्ट का मामला जो है ना सर, इस पर रंजीत सर से भी बात हुई। रंजीत सर बोले कि देखिए यहाँ पर आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं, ये तो और ना ही आप पहरा दे सकते हैं कि वो कौन कोर्ट गया। जिनका काम ही है किसी मामला को फंसाना, माने आप लोग रात दिन लगे हुए हैं कि आप किसी का जीवन बर्बाद नहीं हो, बहाली बर्बाद नहीं हो, बहाली को बचा रहे हैं। हम सब जानते हैं कितना केस हुआ, कितना खर्च होता है, कितना रात दिन आप लोग लगे हुए हैं कि भाई किसी तरह बहाली सफल हो जाए। जहाँ जहाँ समस्या आ रही है वहां पर आकर के बताते हैं और हमें भी खुशी होती है कि बहुत चीज हमको जानकारी नहीं मिलती है, आप लोग के द्वारा पता चलता है। बहुत बड़ी चीज है। लेकिन केस को हम ये नहीं कर सकते कि मना नहीं कर सकते या किसी को कह सकते कि नहीं कर सकता, उसका व्यवहार अपना कर रहा है, करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। अभी जो केस का जो मामला है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, एक केस का मामला जो अभी प्रेजेंट में है वो सीटेट एक्ट केस का है। और सीटेट एक्ट में है क्या कि उसमें सर 2012 की नियमावली पर ही सवाल उठाया गया है। 2012 की नियमावली में गलत दिया गया, उनका 2012 की नियमावली में क्या दिया गया है और किस चीज पर क्लेम किया गया है या चैलेंज किया गया, मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे उसमें 2012 की नियमावली आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी बीटेट हो या सीटेट हो, दोनों को नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनको अवसर प्रदान किया गया है। तो उनका क्या नाम है कि नहीं, सीटेट वाले जो बीएड करके पेपर 1 में सीटेट पास करके पेपर 1 में जो अप्लाई किए हैं वो गलत है, वो एक्ट में वो गलत बताया गया है। तो उन्होंने उस कानून पर ही उन्होंने केस किया कि कानून ही गलत है और कानून के केस करने के साथ साथ उसका नोटिफिकेशन पर भी उन्होंने केस किया है कि वो नोटिफिकेशन भी गलत है, वो नियमावली भी गलत है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आप ये नियमावली पर जो केस कर रहे हैं तो आप जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क ही गलत है आपका। आप नियमावली पर केस कर सकते हैं, नियमावली से अभ्यर्थी नियमावली नहीं बनाता है, नियमावली बनाती है सरकार, नियमावली बनाती है विभाग, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि बहाली प्रक्रिया इससे प्रभावित होने का डर है, इसलिए हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, इंटरवेन किए हैं और हम लोग भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उसमें काम कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि इस केस को भी हम लोग खारिज करवाएंगे। तो इस तरह का जो केस ये हो गया सीटेट एक्ट का केस। दूसरा एक हुआ एनसीटी गजट का केस है। एनसीटी गजट केस में है क्या कि उन्होंने एनसीटी के गजट पर ही केस कर दिया है, यानी जो कानून बनाने की जो संस्था भारतीय संविधान ने दिया है जिसको एनसीटी को, उसको जो है उन्होंने चैलेंज किया कि आप कानून बनाने का जो आपने एक्ट जो गजट है आपका गजट ही गलत है। वो भी केस चल रहा है। लेकिन वो चूंकि केस चल रहा है, उस केस में सर हम लोग का जो बीएड एकता मंच के जो हमारे एक संगठन के एक भाग है जो हरिओम ये क्या नाम हरे राम जी के नेतृत्व में उन लोगों ने इंटरवेन किया था
लेकिन उस इंटरवेन में क्या हुआ था कि उस इंटरवेन में वो जो जज साहब थे उसको एक्सेप्ट नहीं किए। आज ये बहुत ही दिन भर ग्रुप में घूम रहा है कि बीएड वाले को जो है वो फेल कर दिया, जज साहब ने कहा कि बीएड वाला को नहीं होगा, ये होगा, बहुत तरह की बातें इन लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई के समझे में नहीं आता है कि क्या मैटर है नहीं मैटर है, हवा उड़ा देता है। लेकिन मैं थोड़ा सा उसको बताना चाह रहा हूँ, जैसे वो केस किया गया है एनसीटी गजट पर, जो हमारा जो न्यायाधीश महोदय है उनका क्या नाम है कि इसमें ना तो इसके कारण आपका बहाली प्रभावित हो रहा है ना अभ्यर्थी प्रभावित हो रहा है, तो आप इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपकी तो यहाँ जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारा इंटरवेंशन को या इंटरवेन को स्वीकार नहीं किया गया है। मैटर ये है, तो जज साहब ने कहा कि आपसे हमारा सवाल नहीं करना है, आपको तो इसमें, चूंकि आप तो कानून बनाने वाला संस्था नहीं है, कानून बनाने वाली संस्था तो एनसीटी है, तो एनसीटी पर हम सवाल करेंगे कि आपने गजट बनाया किस आधार पर बनाया, या उनका जो चैलेंज है उस चैलेंज पर हम सवाल करेंगे। लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं है, इसलिए आपको इंटरवेन में स्वीकार हम नहीं करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो आपको बुलाएंगे। तो ये उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब इसको पूरा ग्रुप में घुमाया जा रहा है कि इंटरवेंशन नहीं हुआ तो केस हार गए, तो बीएड वाला ऐसा ही उलूल जुलूल करके पैसा इकट्ठा कर लिया। अरे भाई, तुम लोग समझते नहीं हो कि क्या है नहीं है, और जब नहीं समझते हो तो कम से कम चुप रहो, और जो पहले बात को समझ लो तब कोई इस अफवाह उड़ाओ। मैं बार बार कह रहा हूं कि हर चीज को जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे, बहुत सा चीज है जो कि गोपनीय बात है, लेकिन ये नुकसान देता है, लोग जवाब देना पड़ता है। तो ये मैटर सर एनसीटी गजट का है। तो ये हो गया छठा केस। 4 केस हम लोग पहले जीत चुके हैं। 5वां केस सीटेट एक्ट है 2012 के नियमावली को चैलेंज किया गया है। 6ठा केस जो है सर वो एनसीटी गजट है। 7वां केस है वो डीएलएड को प्राथमिकता का केस है। और 8वां जो केस है, क्योंकि उसको जो डीएलएड की प्राथमिकता को सिंगल बेंच में हम लोगों ने पराजित किया है, तो डबल बेंच में गए हैं। और 8वां जो केस है वो है 7 दिसंबर का, तो वो 7 दिसंबर को भी हम लोग सिंगल बेंच में उनको पराजित किया, तो वो फिर डबल बेंच में उन्होंने एलपीए किया है, उस पर ये वहां पर जाकर उनको आवेदन किया है कि हम डबल बेंच में अपील किया है। तो इस तरह का 8 केस हम लोग के पास था। 4 केस को हम लोगों ने बिल्कुल ही सुलझा लिया है। 5वां केस जो है सीटेट एक्ट है, इसको भी सुलझा लेंगे, एनसीटी गजट को भी सुलझा लेंगे। और 2 केस है तो 2 केस तो ऐसा ही खत्म हो गया, क्योंकि जो 23 नवंबर के बाद जो फॉर्म गिरा है उसके आधार पर जज साहब ने भी ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। तो वो 7 दिसंबर का कोई मामला ही नहीं रह गया। और ऐसे भी अनिल उपाध्याय जी का जो केस होता है सर, उस पर जो डिसीजन होता है उसको डबल बेंच में भी इधर उधर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। जो जिनवन होता है वो कानूनबद्ध कोई भी डिसीजन देते हैं। इसलिए अनिल उपाध्याय जी का दोनों मैटर में जो डीएलएड प्राथमिकता और 7 दिसंबर दोनों में उन्हीं का डिसीजन है। और इसमें एक और चीज मैं बता रहा हूं, जो केस से घबराने वाले लोगों को मैं बता रहा हूं कि इसमें जो मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हैं पटना उच्च न्यायालय के, तो उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी केस अगर बहाली से संबंधित होगा तो मैं ही उसको देखूंगा और मेरे ही चैम्बर से देखा जाएगा। तो उसमें मॉनिटरिंग मुझे ही करना है, कोई किसी अलग चैम्बर में उसकी अपील नहीं करेगा। और उनका स्टेटमेंट भी आ गया है दृष्टि विकलांग में, आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि बहाली सरकार को जल्द करनी चाहिए। और उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि बहाली जल्द कीजिए, और इसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो बहाली से संबंधित केस हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, और कोर्ट भी देख रही है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा इसमें जीवन का प्रश्न है, क्योंकि शिक्षा जो है जीवन जीने के अधिकार में आता है, उससे रोजगार प्रभावित होता है, ठीक है। जो 21 जो धारा जो अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, उसमें शिक्षा को भी जोड़ा गया है। तो शिक्षा को अगर आप नौकरी में अगर किसी को नहीं देने के रास्ता में बाधक बनते हैं तो सीधा उसको रोजगार को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 21 में भी जीवन जीने का अधिकार है, उसमें शिक्षा को भी जोड़ा। शिक्षा से आप किसी तरह को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो भारतीय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय भी इस बात को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भलाई है, इसलिए उस पर भी वो बिल्कुल सोच समझ कर कोई डिसीजन देंगे। तो इस तरह का केस का मैटर है सर। को ये था पूरा अपडेट। और देखा जाए तो अभी तक जो भी बहाली प्रक्रिया है उस पर कोई भी स्टे अभी तक नहीं लगा,
किसी भी तरह का स्टे नहीं लगा, इसलिए घबराए नहीं, जो भी होगा आगे देखना ही है। और जो प्रक्रिया है, आपने इससे पहले भी आपने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित जो हमने वीडियो बनाया था कि सारे गवर्नमेंट इस पे अपडेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल करने जा रही है, तो इसलिए आप इस पे ज्यादा कुछ नहीं सोचे। जो भी आपके कार्य हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो आपके कार्य हैं, कैसे आपको जॉब मिलेगा, कैसे आपको मेधा सूची देखना है, कैसे जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं तो वो कैसे मतलब कितना मतलब कहाँ कितना परसेंटेज गया, हमको कहाँ जाना चाहिए, ये सब आप देखिए, इसमें लगाइए समय अपना। भयभीत मत होइए कि 1 to 5 में जाएं, 6 to 8 में जाएं। ऐसा हो सकता है कि 1 to 5 में आपका होने वाला हो और 6 to 8 में आपका नहीं होने वाला हो, तो 1 to 5 में आपको ज्वाइन करना चाहिए। जहां आपको ज्वाइनिंग मिल रहा है वहां ज्वाइनिंग लीजिए, बाद में सारा प्रोसेस होगा। पहले तो ज्वाइनिंग तो लीजिए, पहले काउंसलिंग करा लीजिए, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लीजिए, फिर सैलरी मिलेगा, तो सारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इतना दिन से परेशान थे, तो ये सारे अपडेट थे। लेकिन सर कुछ चीजें जो है वो और भी बातें हम करना चाहेंगे, वैसे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि आप रखें। जी जी बिल्कुल। जैसे में जो भी जहां जहां काउंसलिंग हुआ है, जहां जहां जी जी इसका इसका भी कुछ सूची होना चाहिए सर, क्योंकि अभ्यर्थी कुछ कंफ्यूज हैं कि हम यहाँ हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका भी प्रत्येक जिले का मतलब होना चाहिए और ये समराइज होना चाहिए, यानी प्रत्येक जिले में यहाँ यहाँ, क्योंकि बहुत जगह नाम दे दिया गया था, बाद में उसे रद्द कर दिया गया। अब इससे संबंधित 2 लेटर हो गए। अब इसी तरह से 38 जिले हैं, सब जगह का देखा जाए तो इस तरह से खोज पाना बड़ा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक मतलब प्रत्येक जिले वाइज चाहे जैसे भी हो ऐसा निकालना चाहिए कि उसको जहां जहां मान लीजिए कैंसिल ही हो गया हो, तो जहां कैंसिल हो वहां भी तो दोबारा होना चाहिए। तो ये अभ्यर्थी को पता चलना चाहिए कि कहां कहां क्या कुछ हुआ। एक सूची सर ऐसा होना चाहिए जिसमें कहां कहां हुआ और कहां होने वाला है या कहां होने वाला है, ये अभ्यर्थी को पता चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा उसके पहले एक बात और भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कल जो है वो आपने जैसे बताया कि जो वीसी होने वाला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात होने वाली है, 24 है। तो उसमें बहुत जगह से जो कंप्लेन आया है पंचायत स्तर के, या जो अभी तो ज्यादातर पंचायत स्तर के कंप्लेन आ रहे हैं, तो कल बहुत जगह के पंचायत का कैंसिलेशन भी होगा, कैंसिल भी होगा। इस बात को मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज इसको मान के चलिए। कल जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिस जिस जिला का कंप्लेन आया है, जिस पंचायत का, जिस प्रखंड के अंतर्गत, उन सारी चीजों को मॉनिटरिंग की जा रही है और जहां पर कंप्लेन सही पाया गया वहां कैंसिल होगा। कल हो सकता है कि बहुत से पंचायत का भी कैंसिल होगा। और आगे जो जिसे आपने प्रश्न किया कि इसकी सूचना होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैक में ले जाना चाहूंगा। जैसे जुलाई में जो प्रोग्राम निकला था, उसका प्रोग्राम सभी अभ्यर्थियों के पास है कि कौन कौन जिला में जुलाई में, यानी कि 5 तारीख से लेकर के और 12 तारीख के बीच में जो भी काउंसलिंग हुआ, सबके पास प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम के आधार पर और बाकी जो बच जाते हैं उसको आप छांट सकते हैं जिला बाय जिला करके। जैसे एक जिला का प्रोग्राम निकालिए, देख लीजिए कौन कौन प्रखंड में हुआ नहीं हुआ, और आप एक लिस्ट आपके पास होगा ही जो आप लिखे होंगे, रसीद वाला जो लिखे होंगे जिला बाय जिला, तो उससे आप मिला लीजिए कि हम कौन जिला में कौन प्रखंड में नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसको टिक आउट कीजिए, और जो हो गया उसको काट दीजिए ताकि हो गया। तो इस तरह से जो पहले वाला जो प्रोग्राम था उससे आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन अगर उससे भी अगर आसान आप जानना चाहते हैं, तो अभी जो प्रोग्राम निकलने वाला है, अभी बहुत से जिला का प्रोग्राम निकल रहा है, तो हो सकता है कि 27 तक क्लियर हो जाएगा। तो उसके आधार पर भी आप देखें कि अभी प्रेजेंट में कौन कौन जिला में होने वाला, उसको टिक आउट कर दीजिए। आप जो आप रसीद जो आवेदन किए हैं वो आवेदन को डिस्ट्रिक्ट वाइज आप नोट कर लीजिए, कहां पर प्रखंड में किस पंचायत में कहां कहां हमने अप्लाई किया है, उसको आप नोट आउट कर लीजिए, उसको टिक आउट कर लीजिए कि हाँ यहाँ 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 होना है। उसके आधार पर आप मेगा सूची में देखिए कि हम कहां पर हैं। तो इसमें थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाना होगा, और हमें नहीं लगता कि ये कोई ज्यादा दिक्कत है कि उनको पता नहीं चल पाया। आज के स्टूडेंट बहुत ही टेक्नोलॉजी युग में है, और आपको देखे होंगे कि व्हाट्सएप में जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा करने में लोग दिन भर लगे रहता है। हमें नहीं लगता है कि इन लोगों को ज्यादा कोई दिक्कत या परेशानी होगी, क्योंकि अभी जो लिस्ट निकलेगा उससे भी मिला लीजिएगा, पहले का जो लिस्ट निकला उससे भी मिला सकते हैं।
कौन कौन जिला में हुआ नहीं हुआ। वो तो पहले की लिस्ट से मिला ही सकते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल जो अभी होने वाला है उसका भी एक लिस्ट जल्द से जल्द निकलेगा सर। हाँ, जल्द से जल्द निकलना चाहिए ताकि अभ्यर्थी को पता चले। बिल्कुल निकलेगा सर। देखिए हम लोग सारा जिम्मेवारी डिपार्टमेंट को ही दे देते हैं, अपनी जिम्मेवारी को समझ नहीं रहे। आप डेली जाकर वहाँ कंप्लेन करते हैं, ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, तो डेली तो कंप्लेने जा रहा है। तो कंप्लेन जा रहा है तो उनको समय दीजिएगा, तभी लोग कंप्लेन का समाधान करेंगे। अगर हम कंप्लेन कर दिया आज कि ये चीज 2 दिन होना चाहिए, तो वो तो पहले निकाल चुके हैं। 18 वो दरभंगा में 18 प्रखंड का 18 जगह कर दिए थे, लेकिन अब उसको फिर मॉडिफाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो छू मंतर हो जाएगा, उसमें तो टाइम लगेगा ना। तो हम लोग जो कंप्लेन करके घर आ जाते हैं, कहते हैं कल ही रंजीत सर कर देंगे, और रंजीत सर कल कैसे कर देंगे, उनको भी टाइम दीजिएगा तभी ना कर देंगे। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि सर ये जानकारी लेने में कोई दिक्कत होगी। अभी मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है, और अब वेबसाइट पर जाकर के उनके जो पोर्टल है उस पर जाकर के भी हम लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ जिला का होने वाला है, और उसका फिर से जो प्रोग्राम बहुत जल्द निकलेगा, हो सकता है कि 25 तक आ जाएगा सर। चलिए, ये जल्द से जल्द आ जाए तो अभ्यर्थी भी सुकून में रहेंगे। और कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो उसमें सर का कहना है कि वहां बहुत सारे पंचायत का रद्द भी होगा जहां जहां मतलब कंप्लेन आया है। तो इसकी सूची तो अगर नहीं भी उपलब्ध होता है, लेकिन सर ने कहा कि फिर से अपडेटेड जहां जहां काउंसलिंग होगा उसका मतलब जो अगस्त में होना है उसका आएगा, वो जल्द से जल्द आ जाएगा। तो अभ्यर्थी भी तैयार हो जाएंगे कि हाँ यहाँ मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ रहा है, यहाँ हमको जाना चाहिए। हम सर देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हम अभ्यर्थी सारी गलती डिपार्टमेंट को सरकार पर डाल देते हैं और अपनी गलती को हम स्वीकार नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए इसमें बहुत से अभ्यर्थी ने हमारे पास क्वेश्चन करते हैं कि सर हम 1 से 5 में काउंसलिंग करा लिए हैं, हम सर हमको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा सर, हम 6 to 8 में जाना चाह रहे हैं। तो इस पर रंजीत महोदय के पास लगातार मैसेज गया, बीच में उन्होंने कहा कि ठीक है हम डॉक्यूमेंट दे देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने ही नियम बनाया था कि एक बार अगर काउंसलिंग हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा तो फिर दोबारा उनको दूसरे जगह काउंसलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए सर्टिफिकेट को जब्त किया गया। तो इस पर उन्होंने विचार किया। मुझे भी इस लगा कि जैसे एक बार रंजीत महोदय का आया लाइव में बोल दिए हाँ उनको डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, तो मुझे इस पर बहुत व्यंग बातें आई। मैंने उसको व्यंग के रूप में इस तरह से सोचा कि जैसे आप 1 से 5 वाले को कह रहे हैं कि 6 to 8 में आपको मौका दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट लौटा दिया जाएगा, ठीक है वहां से चले गए 6 to 8 में, और 6 to 8 में नहीं हुआ तो फिर कहेंगे कि सर जहां हम थे वहीं पर हमको लौटा दीजिए। तो यहां से उठा करके वहां और वहां से उठा करके यहाँ, क्या यही विभाग का काम बाकी रह गया है? और जो जिनका काउंसलिंग हो गया है, एक भोजन का थाली आपके पास परसा हुआ है और चाह रहे कि जो है उधर भी हमको पापड़ भुंजिया उधर से भी मिल जाए इधर भी मिल जाए, तो दोनों काम तो नहीं होगा। आपका काउंसलिंग हो गया, आप निश्चिंत हो गए कि मेरा नौकरी पक्की है, तो भाई वहीं रहिए। अब दूसरे को भी मौका जहां मिला उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं, दूसरे को भी थाली छीनने का काम कर रहे हैं, ये कहां से बुद्धिमत्ता है भाई? आप भी जहां पर हैं, आप 1 से 5 में आपको हड़बड़ी थी तो आप 1 से 5 में ही चले गए। बहुत से लोग अभी इंतजार में हमको 6 to 8 में कराना है, तो 6 to 8 में जो इंतजार कर रहा है उसको तो कुछ उसको मिलना ना चाहिए, बेनिफिट कि नहीं मिलना चाहिए सर? तो हम अभ्यर्थी अपनी बस हम अपने स्वार्थ में है, यहाँ भी हम खा लिए वहां भी खा ले, वहां से फिर यहाँ करके इस तरह का काम हम अभ्यर्थी को नहीं सोचना चाहिए। हम अभ्यर्थी को अपने बारे में केवल सोचे और दूसरे के बारे में न सोचे, ये गलत है। दूसरे को भी मौका देना चाहिए, दूसरे का भी हो जाए। आपका हो गया है, चलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई कर देता हूं, तो दूसरे का भी हो जाए, उसके लिए भी शुभकामना आप दीजिए। तो इस तरह का काम होना चाहिए। और हर बात में जितना आप लोग इसमें पेच निकालने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको रंजीत महोदय की तरफ से वार्निंग दे रहा हूं, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं। ज्यादा भी कोई भी काम को कहावत है कि ज्यादा नींबू को निचोड़ने से तीता हो जाता है, तो उस तरह के काम हम अभ्यर्थी नहीं करें। हर मुद्दा को, हर व्यक्तिगत मुद्दा को रंजीत महोदय के सामने लाकर रखेंगे, 5000 6000 मैसेज आता है, कहां कहां जवाब देंगे वो? तो हम अपनी भी जिम्मेवारी को समझे और अपनी भी जिम्मेवारी को अपने स्तर से सॉल्व करने का प्रयास करें। सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर दे देंगे और हम सोचेंगे कि सरकार ये नहीं किया, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय वो नहीं किया। आपकी हर बात को वो कैसे कर देंगे? आपका जो कानूनबद्ध जो अधिकार है उसको आपको मिलेगा, उसमें हम भी लगे हुए हैं, हम भी रात दिन प्रयास कर रहे हैं।
आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, तो अपनी जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश कीजिए। ज्यादा पेच लगाने की कोशिश करेंगे, ये बहाली बाधित हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज का सीमा होता है। ज्यादा जैसे नियम बन रहा है उस नियम का पालन करते हुए हम लोग काम करें। जहां असुविधा है वहां पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये मुझे कहना है। चलिए ठीक है सर, एक और लास्ट क्वेश्चन ये कि जो भी सीट जो बच जा रहा है उसका क्या कुछ होगा, क्योंकि वो आगे भी आपको सीट बचता हुआ दिखाई देगा, यानी रिक्त होता हुआ दिखाई देगा। जो कैटेगरी वाइज सीट बच जा रहा, फीमेल हो या जो भी कैटेगरी वाइज का सीट बच रहा। देखिए, उसके बारे में पहले भी हम बातचीत किए थे, कई बार हम गए हैं और इसको लिखित बना करके हमने 16 जुलाई को भी दिया था। उसमें हमने कहा था कि जो सीट बच जाए अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य कैटेगरी का महिला का, उस पर सब पुरुष को भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मैटर है, मेरे बस की चीज नहीं है। ये आरक्षण का मामला ये सरकार करेगी, मुख्यमंत्री जी करेंगे, उनका कैबिनेट करेगा, तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां तक सीट बच जाएगा तो हमें लगता है कि जो कैंसिल जो हो रहा है, जो पंचायत में या प्रखंड में तो कम है, लेकिन पंचायत में ज्यादा 12 तारीख वाला में ज्यादा कैंसिल हो रहा है, तो हमें लगता है कि उसका भी बहुत जल्द इनको करना चाहिए ताकि सीट फुल होना चाहिए। बहुत से अभ्यर्थी को मौका मिल जाएगा। अगर जितना भी कैंसिल हुआ है और जिनमन कैंसिल हुआ है, जहां पर बिल्कुल ही गलत हुआ है, तो उसको अगर बेनिफिट हमारे जो भी अभ्यर्थी है जिनका मिनिमम मेगा अंक है उनको बेनिफिट मिलेगा वहां पर। क्योंकि हायर वाले तो यहीं पर छट जाएंगे, यहीं पर सब चले जाएंगे, लेकिन जिनका मिनिमम जो मेगा अंक है उनको जो रद्द हुआ है उस पर उनको मौका मिल सकता है। और हमें लगता है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से हम निवेदन कर रहे हैं कि उन चीजों को भी जल्द से जल्द उसको निपटाया जाए और उसको भी फिलहाल अगर हो सकता है कि अगर अगस्त में जो काउंसलिंग हो रहा है उसके साथ ही अगर करा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि और लोगों को भी मौका मिल जा सकता है। तो ये कोशिश किया जा सकता है, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कि अगस्त में उसके साथ ही होगा या नहीं। फिक्स नहीं हुआ, वो उसके लिए बोल रहे हैं कि हम बाद में कराएंगे। हो सकता है कि अक्टूबर में कराएं, नवंबर में कराएं, दिसंबर में कराएं, जैसे उनका भी कोई डेट उसका फिक्स नहीं किए हैं। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग भी इस पर प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उसकी जो रद्द हुआ है उसकी भी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो जाए, ताकि निम्न मेगा अंक वाले को भी मौका मिल जाए। तो ये थे आपके बहुत सारे प्रश्न, और आपने शायद कमेंट सेक्शन में कुछ प्रश्न डाला है आपने। यहाँ पे कुछ खास, जैसे किसी ने लिखा है सर पंचायत का काउंसलिंग ब्लॉक में ही करवाएं सर प्लीज, तो ये तो हो ही रहा है पंचायत का काउंसलिंग। चंचल आदिल का है, इसी तरह का कुछ और भी प्रश्न कुछ खास नहीं है। तो फिलहाल राजेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हिंदी क्लब के साथ आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत तरह के प्रश्न आपके द्वारा पूछे जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ताकि हमारे अभ्यर्थी भी जान ले कि किस तरह का कोड मैटर में कहाँ पर बातें हैं जो उनको शायद नहीं पता चल पाता है। लेकिन आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे भी जवाब देने में खुशी होती है कि ताकि हमारे जो अभ्यर्थी भाई बहन है उनको जानकारी होना भी चाहिए। तो चलिए सर, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।